नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिंह। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर बड़े विस्तार से खोलते हैं और सरल भाषा में आपको खबर समझाते हैं। खबर आपके काम की होती है, आपके परिवार के काम की होती है, देश के काम की होती है। इसलिए कहता हूं ये न्यूज का फैमिली शो है। बच्चों को भी बुलाइए, उनको भी दिखाइए। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले आज पाठशाला में क्या लेकर आया हूं? आज पाठशाला में मोदी वर्सेस मोदी का चैप्टर। दल से बड़ा देश, लेकिन क्या देश से बड़े आंदोलनजीवी हो गए पीएम नरेंद्र मोदी के? पीएम के फैसले में कितना देश हित और कितना दल हित, आज इसका भी एनालिसिस करेंगे। एमएसपी की गारंटी का कानून नामुमकिन क्यों है, इसका चैप्टर भी खोलेंगे और आपको विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि तीनों कानून, कृषि कानून वापस हो भी जाएं तो भी एमएसपी गारंटी का कानून जब तक नहीं आएगा किसान आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। वो कानून क्यों कहा जा रहा है कि नामुमकिन होगा, और साथ ही हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे, वो शख्स जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किसान संगठनों से बात करके रिपोर्ट तैयार की थी, बंद लिफाफे में दी थी, जो रिपोर्ट आज तक बाहर ही नहीं आई। वो रिपोर्ट बनाने वाले, तैयार करने वाले शख्स भी आज हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने मोदी वर्सेस मोदी का चैप्टर रखता हूं। आप कौन से पीएम मोदी को जानते हैं? दो पीएम मोदी आज आपके सामने रख रहा हूं। एक, जिनके 56 इंच के सीने की लोग बातें करते हैं कि हां, मजबूत फैसले लेने वाले 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी, उनको आप जानते हैं? या उन नरेंद्र मोदी को जानते हैं जिन्होंने 3 कृषि कानून जो किसानों की जिंदगी बदल देते, उनको वापस लेने का फैसला कर लिया? क्या आप साहसिक फैसले लेने वाले नरेंद्र मोदी को जानते हैं? या कुछ, ये उनके शब्द हैं, कुछ लोगों को वो समझा नहीं पाए, कुछ लोगों के दबाव में झुक जाने वाले नरेंद्र मोदी को जानते हैं? क्या फैसले पर अडिग रहने वाले नरेंद्र मोदी को जानते हैं? या फैसले पर अडिग नहीं रहने वाले नरेंद्र मोदी की नई छवि आपके सामने आई है? क्या आप सुधारों की बात करने वाले नरेंद्र मोदी को जानते थे? या सही फैसले को भी वापस लेने वाले नरेंद्र मोदी को आप जानते थे? देशहित की बात करने वाले नरेंद्र मोदी को जानते थे? या चुनावी नफा नुकसान, इसके बारे में सोचने वाले नरेंद्र मोदी को जानते थे? क्योंकि आज देश के सामने पहली बार दो मोदी खड़े हैं। मोदी वर्सेस मोदी हो गया। कृषि कानून वापस लेने वाले, कुछ लोगों के दबाव में झुकने वाले, इस तरीके के नरेंद्र मोदी को हमने या देश ने कभी नहीं देखा, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री रहे हों। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए और उन्होंने कहा कि जो 3 कृषि कानून हैं उनको उनकी सरकार वापस लेने जा रही है। अचानक आए, किसी को उम्मीद भी नहीं थी। सुबह जब पता चला कि पीएम राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि गुरु पर्व के दिन पीएम कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर देंगे। लेकिन यह क्यों हुआ? उससे पहले पीएम ने कहा क्या, उसकी बड़ी बातें समझिए। उन्होंने कहा कि कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, कुछ। फिर उन्होंने कहा शायद तपस्या में ही कमी रह गई होगी, मेरी तपस्या में ही कमी रह गई होगी। मतलब उन्होंने ब्लेम अपने ऊपर लिया कि शायद मैं ही नहीं समझा पाया, अच्छा तो करना चाहता था लेकिन वो अच्छा कर नहीं पाया, तो मेरी ही तपस्या में कमी रही होगी। फिर उन्होंने कहा यह समय किसी को दोष देने का नहीं। चौथी बड़ी बात उन्होंने कही कि देशवासियों से क्षमा मांगता हूं। और आखिर में कहा कि दिए के प्रकाश जैसा सत्य समझा नहीं पाया। एक बार पीएम की ये प्रमुख बातें सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है।
ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। ये वो नरेंद्र मोदी थे जिनकी सरकार, जिनके कृषि मंत्री बार बार कहते थे कि इन कानूनों से किसानों का फायदा होना है, कुछ बदलाव करना है तो करवा लीजिए, लेकिन ये वापस नहीं होंगे। आज अचानक पीएम आए और बोले वापस कर रहे हैं। लोगों को समझ ही में नहीं आया कि ये कैसे हो गया। लेकिन पीएम ने कहा कि कुछ लोगों को समझा नहीं पाए। अब इसमें 2 शब्द इंपॉर्टेंट है, एक कुछ और दूसरा समझा नहीं पाए। पहले आता हूं समझाने के ऊपर। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी तपस्या में कमी रह गई और हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए। समझाने के प्रयास कितने हुए? सबसे पहले न्यूज की पाठशाला, हैशटैग न्यूज की पाठशाला पर ट्विटर पर अपनी राय दीजिएगा। समझाने के प्रयास कितने हुए, यह आपको समझना चाहिए और जानना चाहिए, क्योंकि जब आप ये निर्णय ले रहे हैं, इतना बड़ा निर्णय जिसमें देश का एक बड़ा तबका आपके साथ खड़ा था, और जब ये आप इस मोड़ पर पहुंच जाएं, कहें कि अब कुछ नहीं हो सकता, आगे रास्ता बंद है, तो देश को यह जानना चाहिए कि उस रास्ते तक, उस डेडलॉक तक, उस डेड पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या हुआ, कितनी बातचीत हुई, कितनी बार? 12 बार, यानी 1 साल होने को आए। 26 नवंबर को इस आंदोलन का 1 साल हो जाता। 12 बैठकें हुई। 1 साल में 12 बैठक में आपने ये तय कर लिया कि तपस्या में कमी रह गई और कुछ लोगों को समझा नहीं पाए। क्या ये 12 बैठक काफी थी समझाने के लिए? आपके नेताओं, सांसदों ने देश भर में जाकर कितने ऐसे कार्यक्रम किए जिसमें उन्होंने किसानों को समझाने की कोशिश की? 22 जनवरी की तारीख थी, 22 जनवरी इस साल, 22 जनवरी 2021, जब आखिरी बार बातचीत हुई थी, आखिरी बैठक हुई थी किसान और सरकारों के बीच। 22 जनवरी से आज 19 नवंबर को जब यह कानून वापस होने का फैसला सुनाया गया, कोई बैठक नहीं हुई। फिर इन 11 महीनों में यह कैसे तय हुआ कि डेड पॉइंट आ चुका है और अब इनको नहीं समझाया जा सकता? क्या वाकई प्रयास उतने हुए जितने होने चाहिए? एक बैठक 2 फरवरी को तय हुई थी, वो हुई भी नहीं। यानी बीते 6 महीने में, बीते 6 क्या, बीते करीब 10 महीने में जीरो मीटिंग हुई और बातचीत जीरो हुई। तो फिर कैसे यह मान लिया जाए कि बहुत प्रयास कर लिया लेकिन समझ में आया कि ये नहीं समझेंगे? और दूसरा प्रश्न था ये कुछ का, कि कुछ लोगों के दबाव में ये देश कुछ के हिसाब से चलेगा या बाकियों के हिसाब से चलेगा? ये कुछ कौन थे? आप सोचिए, कहां कहां आंदोलन चल रहा था? पंजाब में, हरियाणा में, और पूरे उत्तर प्रदेश में भी नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यानी अगर आप इन तीनों को मिला दीजिए, इन तीनों को अगर जोड़ दीजिए, तो देश के 2.5 प्रदेश थे जहां पर यह आंदोलन चल रहा था, और उन 2.5 प्रदेश के हिसाब से देश का फैसला होगा। इन कुछ के सामने सरकारें झुक जाएंगी, फिर देश का बाकी का फैसला या सारे फैसले या कुछ के हिसाब से चलेंगे क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शायद तपस्या में कमी रह गई, किसी को समय नहीं है दोष देने का। आप जिनको कुछ बता रहे हैं कि इनकी बात सुननी पड़ी, इन्हीं कुछ को प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी बताया था। एक बार सुनिए उनको, फिर आगे की बात। किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है। और इसलिए
देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है और देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। तो जिन लोगों को आपने आंदोलन जीवी कहा, प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि दल से बड़ा देश है, क्या देश से बड़े ये कुछ आंदोलन जीवी हो गए? उनके सामने सरकार झुक गई और जो बाकी लोग आपके पीछे खड़े थे, प्रधानमंत्री के पीछे खड़े थे, उनका क्या हुआ? वो सब आज मुंह बाए देख रहे हैं कि ये क्या हुआ। और अगर ये कुछ के हिसाब से देश चलना है तो कुछ लोग कहेंगे कि 370 जो है उसको हटाया गया, तो कुछ लोग इसका भी विरोध करते हैं कि 370 क्यों हटा। तो क्या 370 वापस लाएगा? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको लाना चाहिए। सीए, एनआरसी, ये कुछ लोग चाहते हैं कि आए ही नहीं, ठंडे बस्ते में तो ऑलरेडी जा चुका है। तो क्या इसको सीए, एनआरसी को ये कुछ लोगों के चक्कर में आप कैंसिल कर देंगे? नहीं आएगा इस देश में। कॉमन सिविल कोड, सीसीसी, समान आचार संहिता आएगा तो बवाल मचेगा देश के अंदर। तो क्या उसको छोड़ देंगे? देश कुछ लोगों के मूड के हिसाब से, उनकी मर्जी के हिसाब से चलेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो कुछ लोग तो विरोध करेंगे। तो क्या नहीं होगा? जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आना चाहिए। ये कुछ के हिसाब से देश चलेगा तो बाकी लोग क्या करें फिर? और मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे वो एमएसपी का कानून जिसका जिक्र किया जा रहा है वो कितना मुश्किल और नामुमकिन है लाना। कृषि मंत्री क्या कहते रहे। उससे पहले आज मैंने एक खास मेहमान को इनवाइट किया, क्योंकि ये 3 कृषि कानून क्या देश का विरोध झेल रहे थे, क्या किसान के पक्ष में थे या नहीं, ये बताने के लिए इनसे बेहतर कौन शख्स हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई उस कमेटी का हिस्सा थे, जो कि अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में सौंप चुकी कि किसान आंदोलन के दौरान कृषि संगठन क्या सोचते थे। हमारे साथ अनिल धनवत जुड़ रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बनाए पैनल के सदस्य हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। अनिल जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला। आप ट्रैवल कर रहे थे, फिर भी आप हमारे लिए रुके और आपने ये कहा कि भाई आप जो है वो लाइव जुड़ेंगे, इसके लिए आपका आभार है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि क्या ये जो फैसला हुआ कि कुछ लोग नहीं मान रहे हैं इसलिए कानून वापस हो जाए, आपके हिसाब से क्या ये ठीक फैसला है और क्या ये देश हित में है? नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला हुआ है और देश हित में और किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है। इतिहास गवाह है कि किसानों की लूट हो रही थी इस देश में। जब से आजादी मिली है तब से जितनी भी सरकारें सत्ता में आई, सभी ने किसानों को लूटने के लिए जो कानून बने थे उन कानूनों का इस्तेमाल करके किसानों के फसलों के दाम गिराने की कोशिश की है। इन हथियारों का उन्होंने उपयोग किया है। इस सरकार ने किसानों को थोड़ी आज़ादी देने की कोशिश की थी, पूरी तो नहीं लेकिन कुछ हद तक आज़ादी देने की कोशिश की थी। अपनी उपज को जिसे चाहे बेचने की, जहाँ चाहे बेचने की आज़ादी दी थी, जो बहुत ही आवश्यक है। लेकिन आज उनको फिर से उन कानूनों को वापस किया गया, ये बहुत ही गलत हो चुका है और देश के लिए और किसानों के लिए बहुत ही गलत है। अनिल जी, एक चीज जरा अगर आप बता सकें, क्योंकि आपका पैनल वो पैनल था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया और आपने अलग अलग किसान संगठनों से बात की थी। क्या देश भर का किसान इन कृषि कानूनों के विरोध में था? आपकी जो बातचीत हुई उसमें क्या निकल कर आया था? नहीं, विरोध में तो नहीं थे। ज्यादातर किसान तो इन कानूनों के हक में थे। ये कानून लागू होने चाहिए, जरूर उसमें सुधार की डिमांड सभी संगठनों ने की थी। हमारा भी जो शेतकरी संगठन है, हमारा किसान संगठन है, पहले दिन से हमने इन कानूनों का स्वागत किया था, लेकिन जो खामियां है वो दुरुस्त करने की हमने मांग की थी। जैसे इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या खामियां थी, उसमें जो डिस्प्यूट रिड्यूसल का जो उन्होंने तरीका दिया था
वो भी गलत था, उसमें सुधारने की जरूरत थी। और कई चीजें थी जो जिसकी सुधार करने की आवश्यकता थी, और हमारी कमेटी ने उसको पूरी तरह से एड्रेस करके बहुत ही अच्छी तरह से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दी थी। सर, ये आपने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी, क्या आपके पैनल ने यह कहा था कि देश के किसान चाहते हैं कि कुछ बदलाव के साथ ये कानून आए? वो ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है जो लिफाफे में गई थी सुप्रीम कोर्ट को? हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ है। जो मेजोरिटी ने कहा है वही हमने हमने हमारे खुद के मन की बात नहीं लिखी है उसमें। और जो भी मीटिंग हुई, हर एक मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग है, हर एक कागज, हर एक ईमेल आज भी किसी को रेफर करने के लिए गवर्नमेंट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास उपलब्ध है। तो जो लोगों ने कहा वही हमने उस रिपोर्ट में लिखा है। और लोग चाहते हैं कि क्योंकि अब तक जो भी कानून अपने देश में चल रहे थे, कृषि कानून, उसका नतीजा तो ये निकला कि किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान खुदकुशी कर रहा है, कर्जे के तले दबा जा रहा है। क्योंकि जब भी किसान को उसकी उपज को अच्छे दाम मिले, उसको मुनाफा कमाने का कोई अवसर मिलता है, तो गवर्नमेंट बीच में आ जाती है, उसको एक्सपोर्ट बैन कर देती है, स्टॉक लिमिट लगा देती है और दाम गिरा देती है। अगर किसान को मुनाफा ही नहीं हुआ तो वो कर्जा कैसे चुकाएगा? और कर्जा नहीं चुका रहा है करके उसकी जमीन की नीलामी की बात बैंक कर रही है। तो ये गलत है, इसमें सुधार की जरूरत है। और ये सुधार की दिशा में किसानों को कुछ आजादी देने की दिशा में उठाया हुआ एक अच्छा कदम था, ऐसा मैं कहूंगा। अनिल जी, आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाया था, उन्होंने जब किसानों से बात की तो किसान जो है वो चाहते थे कि ये कानून आए, कुछ बदलावों का जिक्र था, और पैनल ने वो रिपोर्ट जो आज तक देश के सामने आई ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आगे रखी नहीं, बताई नहीं देश को, वो बंद लिफाफे में रह गई, उसमें ये इन्होंने लिख कर दिया था कि ये कानून आने चाहिए कुछ बदलावों के साथ। अनिल जी, क्या आप दर्शकों के लिए बता सकते हैं कि आपने कितने कृषि संगठनों से बात की थी, कितने राज्यों के किसानों से बात की थी, और क्या कोई भी ऐसा मिला था जिसने कहा था कि नहीं सीधा वापस ही हो जाए? सुशांत जी, ये तो अभी कॉन्फिडेंशियल है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, तो मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। लेकिन ज्यादातर किसानों ने ये कहा कि ये कृषि कानून में जो आजादी मिल रही है किसानों को, ये मिलनी चाहिए। और कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि बस कुछ नहीं, हमें रिपील चाहिए, ऐसे कहने वाले भी लोग थे, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में थे। लेकिन इन कानूनों को अच्छे तरीके से बोल्ड करके फिर से लागू किया जाए, ये ज्यादातर किसान संगठनों ने, और जो भी एपीएमसी से काफी इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स, इन सभी लोगों ने कहा कि कृषि को अभी आजादी मिलनी चाहिए, किसानों को अपनी फसल जहां चाहे वो बेच सके, इसके बारे में ज्यादातर लोगों की राय थी। सर, एक आखिरी चीज बताइए कि क्या आप लोगों को समझ में आया कि आपने इतने महीने पहले जब रिपोर्ट सौंप दी, ये लिखकर कि भाई किसान चाह रहे हैं कि ये कानून आए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया? क्या ये उनका दायित्व नहीं था कि देश को पता चले कि क्या आया उस रिपोर्ट में? बिल्कुल, ये बहुत ही अहम मसला है, इसमें अर्जेंसी थी। और पूरा देश जिस घटना को देख रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज 11 महीने हो गए, फिर भी इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया, उस पर चर्चा नहीं हुई। अगर हमने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपने के बाद तुरंत उस पर चर्चा होती तो शायद ये आंदोलन भी खत्म हो जाता, क्योंकि उसमें बहस होती, चर्चा होती और सुधारित रूप में कानून पेश किए जा सकते थे। मैं यकीन से कहता हूं कि हमारी रिपोर्ट जब लोगों के सामने आएगी और उस पर चर्चा होगी तो लोग उसको स्वीकारने के लिए तैयार होंगे, पंजाब के किसान भी उसको स्वीकारने के लिए तैयार होंगे। इस तरह से हमने उसमें जो भी खामियां थी उसको निकाल के, मसलन उसमें अगर विवाद होता है खरीद करने वाले और किसान में, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और किसान में, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो उसमें न्याय दे। लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक तो समझ नहीं होता और लोगों का उस पर भरोसा भी नहीं है। तो हम किसान संगठन के तौर पर डिमांड की थी कि
कोई ट्रिब्यूनल हो या जैसे फैमिली कोर्ट्स होते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, उस तरह का कोई जुडिशरी जिसमें अधिकार पे हो, इस तरह की अरेंजमेंट की जाए। तो ऐसे मामलों में हमने सिफारिशें की है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये अमेंडमेंट तो ठीक था, ठीक है लेकिन उसमें सर क्या अब कोई यहां से आपको उम्मीद दिखती है? क्योंकि लोगों को लगता था प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और तो किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि लोग अपना पॉलिटिकल नफा नुकसान देखने लगते हैं। अब उन्होंने भी वापस ले लिया। आपको उम्मीद है कि अब यहां से कुछ बदलाव हो सकता है किसान की जिंदगी में? उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। अब ये कानून वापस लिए गए हैं तो फिर से लाने की हिम्मत मुझे नहीं लगता मोदी जी भी करेंगे। और दूसरी कोई पार्टी सत्ता में आती है अगले 50 साल में, कोई पार्टी फिर से इस तरह के कानून लाने की हिम्मत नहीं करेगी। ये बहुत ही बुरी बात हो चुकी है। तभी जो कानून किसानों को खुदकुशी करने को मजबूर कर रहे थे, वही कानून आगे चलते रहेंगे। नए कानून तो इम्प्लीमेंट हुए ही नहीं, उस पे तो स्टे ही लग गया। जो भी हम परिणाम देख रहे हैं आज कृषि में, आत्महत्या बढ़ रही है, खुदकुशियां बढ़ रही है, इसलिए क्यों है कि ये कानून किसानों को पैसा कमाने नहीं देती है। जब भी किसानों के फसलों के दाम बढ़ते हैं, गवर्नमेंट बीच में आके इन कानूनों का उपयोग करके किसानों को लोन देती है, उनके फसलों के दाम गिरा देती है, कर्जे में ढकेल देती है। सर एक आखिरी प्रश्न, क्या एमएसपी पर कानून आपको लगता है ये फिजिबल है, ये संभव है कि सारे किसानों को एमएसपी पर खरीद हो और सबको एमएसपी पर कानून बनाकर पैसा दिया जाए? क्या ये देश के लिए संभव है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर एमएसपी ये कानूनी की जा सकती है तो 23 फसलों को क्यों? मैं टमाटर उगा रहा हूँ, मिर्च उगा रहा हूँ, आलू पैदा कर रहा हूँ, मेरे फसल को भी एमएसपी चाहिए, ऐसी डिमांड आगे आएगी। और ये अगर ट्रेडर को आप कानून बना के कहेंगे कि इसके नीचे खरीद के तो तुझे जेल में डाल देंगे, तो वो खरीद ही नहीं करेगा। तो किसान जाएगा किसके पास बेचने के लिए? क्या गवर्नमेंट सब फसलें खरीद कर सकती है क्या? आज देश को सिर्फ 41 लाख टन गेहूं की या बफर स्टॉक की जरूरत है, गेहूं और चावल की, लेकिन हमको इस साल देश को 110 लाख टन की खरीद करनी पड़ी। उसके रखने के लिए हमारे पास गोडाउन्स नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ये ना तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना तो खा सकते हैं। और इसमें बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार होता है। देश में सबसे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार होता होगा तो एफसीआई में होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में होता है। ये माल खराब करके सस्ते दाम में बियर फैक्ट्रीज को इसको लेकर इंडस्ट्री को बेचा जाता है। बहुत बड़े पैमाने पे इसमें भ्रष्टाचार है और ये सब टैक्स पेयर के जेब से जा रहा है। जो जरूरत नहीं वो हम खरीद करके रख रहे हैं। कल प्याज वाले किसान कहेंगे हमारे प्याज को भी एमएसपी चाहिए, और वो अगर व्यापारी नहीं खरीदता है तो सरकार को खरीद करनी पड़ेगी। तो सरकार खरीद करके क्या करेंगी? प्याज तो पेरिशेबल है, आप तो उसको महीना भर भी नहीं रख सकते। और तो इतना स्टोरेज भी नहीं है। गेहूं और धान तो बर्बाद हो जा रहा है, इतना प्याज और बाकी चीजें कहां रखेंगे? हाँ, और सरकार खरीद करने की पोजीशन में भी नहीं है। आपने एक वीडियो देखा होगा, एक किसान ने अपने उपज पे पेट्रोल डाल के जला दिया प्रोक्योरमेंट सेंटर पे, 8 दिन बैठा था, कोई खरीद करने के लिए नहीं आया। ऐसे हर गांव में होगा, हर तालुका, हर जिले में होगा, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी जी। तो किसानों ने भी सोचना चाहिए और सरकार ने भी सोचना चाहिए कि इस मसले को कैसा हल करना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा तो इसका इलाज तो ये है कि किसानों को आजादी दे दो, जो उगाना है उगाए, जहां बेचना है बेचने दो। और गेहूं और वही आजादी तो दी जा रही थी सर, लेकिन वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो हो जाता किसान जो है वो बम हो जाता, तो फिर उनकी जो सियासी फसल है वो नष्ट हो जाती, इसलिए ये हो नहीं पाया। बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। सुप्रीम कोर्ट के उस पैनल के सदस्य जिसको बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने कि किसान क्या चाह रहे हैं जरा देखिए, उस पैनल के सदस्य आकर बड़ी बात बता रहे हैं कि इन्होंने उस बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट थी उसमें कहा था कि किसान चाहते हैं कि कृषि कानून रहे। आज जो कृषि कानून वापस होने की घोषणा की, उसे देश के ज्यादातर किसान चाहते हैं कि वो रहे, कुछ बदलाव हो जाएं, लेकिन वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहे। महीनों से पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने देश को बताया ही नहीं कि उस रिपोर्ट में क्या है। और वो कानून जो किसान की जिंदगी बदल सकते थे वो चले गए।
उसी ठंडे बस्ते में जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। खैर, सरकार ने क्यों नहीं इसको बढ़ाया, इस पर सवाल है। मैं आपको दिखाता हूं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, वो लगातार क्या कहते रहे। कानून वापस नहीं होगा। 5 दिसंबर 2020 को कहा कृषि कानून वापस नहीं हो सकता, सिर्फ संशोधन मंजूर है। 5 फरवरी 2021 को कहा संशोधन के लिए तैयार हैं लेकिन कृषि कानूनों में कोई खामी नहीं। 18 जून 2021 को कहा कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसानों से बात करने को तैयार है। 1 जुलाई 2021 को फिर कहा किसी भी हाल में वापस नहीं होंगे तीनों कृषि कानून। आज पीएम आए और उन्होंने कहा और कि कानून वापस होंगे, और जब पीएम ने कानून वापस होने का कह दिया तो कह रहे हैं पीएम ने बड़प्पन दिखाया। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात की कोशिश की थी कि इन सुधारों के बाद देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव आए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण कुछ किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी। यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। जिन कानूनों को दबाव में वापस लिया गया, देश और दुनिया की बड़ी संस्थाएं उन कानूनों की तारीफ कर रही थी। 15 अक्टूबर 2020 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा था कि कृषि बिल सही दिशा में उठाया गया कदम है। 14 जनवरी 2021 को आईएमएफ ने कहा था खेती में सुधारों के लिए अहम कदम उठाया गया है भारत में। 19 दिसंबर 2020 को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई ने कहा था नए कृषि कानून गेम चेंजर साबित होंगे। 23 दिसंबर 2020 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री और कृषि से जुड़े लोगों को कृषि कानून का समर्थन करना चाहिए। मतलब हर तरफ से तारीफ हो रही थी और वो कानून आज खत्म हो गए। और जिन किसानों को समझाया नहीं गया ढंग से कि इन कानूनों से उनका क्या फायदा होता, वो आज लड्डू और जलेबी बांट रहे हैं। सोचिए, कोई अपना घर जलाकर अगर लड्डू और जलेबी बांटे, ये कानून से मेरा फायदा नहीं होना था, उन किसानों का फायदा होना था जो इस 70 साल में आत्महत्या ही करते आए। पिछला तो देख चुके थे कि उससे क्या मिला, नया ट्राई तो कर लेते। और कृषि कानून वापस लेने का नुकसान क्या है, सोचिए जरा, इसको सोचिए। कृषि कानून वापस होने का नुकसान, यह आपको पता होना चाहिए। हालांकि अब इस नुकसान का क्या कीजिएगा, जो होना है वो तो हो गया, लेकिन आपको जानना चाहिए कि क्या हुआ। किसान का जो मुनाफा होता वो मुनाफा चला गया, मुनाफे की खेती की उम्मीद टूट गई। कृषि आधारित इंडस्ट्रीज को झटका लगा, जो कृषि आधारित उद्योग हैं उनको भी झटका लगा, उनके लिए दिक्कत, जिसमें इंश्योरेंस है, फूड प्रोसेसिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कोल्ड स्टोरेज है, सबको झटका लग गया। अब इसके आगे जो बोल्ड फैसले लिए जाते हैं, कौन लेगा? मुझे यह बताइए, इसके बाद किसमें हिम्मत है? जो लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा बोल्ड फैसले कोई नहीं ले सकता, अब जब वो देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कदम पीछे खींच लिए, कौन लेगा हिम्मत भाई? कौन करेगा हिम्मत बोल्ड फैसले लेने की? और कृषि में सुधार नहीं होगा तो जीडीपी में जो सुधार है, जीडीपी में जो सुधार होना चाहिए था, उसको भी झटका लगेगा। कर लीजिए। आपके मुताबिक क्या यह नरेंद्र मोदी का फैसला या उनकी सरकार का फैसला कैसा है? यह मैंने प्रश्न पूछा सोशल मीडिया पर कि लोगों को क्या लग रहा है। यूट्यूब पर भी पूछा, ट्विटर पर भी पूछा, और ज्यादातर लोगों ने कहा
ये फैसला, ये YouTube पर थोड़ी देर पहले जो लोगों ने वोट किया था, 5 घंटे के पोल में 27,000 लोगों ने वोट किया और 70% लोगों ने कहा कि ये गलत फैसला लिया नरेंद्र मोदी सरकार ने कानून वापस कर। ये YouTube पर पोल कराया था। 5 घंटे में 27,000 वोट, 70% नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ थे कि गलत कर दिया ये किसानों के साथ। और ट्विटर पर जब पोल डाला तो उसमें करीब 67,888 वोट पड़े, यहां भी 4-4.5 घंटे में, और उसमें जो है 6 घंटे में, और उसमें जो है 56% लोगों ने कहा कि यह गलत फैसला है नरेंद्र मोदी का, उनको कानून वापस नहीं करना चाहिए था। तो हर बार लोग ये कह रहे हैं कि यह नहीं वापस होना चाहिए था, लेकिन फैसला तो कुछ की वजह से हुआ है, अब कुछ का क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं होना चाहिए था, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत कुछ है, लेकिन उन बहुत कुछ की भी नहीं सुनी गई। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी कमजोर दिखते हैं, फैसले लेने में हिचकिचाते हुए दिखते हैं, अपने फैसलों से कदम पीछे खींचते हुए देखते हैं, तो इससे विपक्ष को मौका मिलता है। देश की पॉलिटिक्स के लिहाज से समझिए कि शनिवार को कांग्रेस देश भर में किसान विजय रैली करने जा रही है। वो कांग्रेस पार्टी जिसकी पंजाब में सरकार है और वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तोड़ने पर किसान को जेल हो जाने का कानून है, वो ये कानून वापस होने पर किसान विजय रैली निकालने जा रही है। देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, जिन्होंने 10 दिन भी सिंघू बॉर्डर पर नहीं बिताए। कृषि कानून वापस हो सकते हैं तो सीए भी, लेकिन नोटबंदी से नुकसान का क्या होगा, यह शशि थरूर कह रहे हैं। संकेत है कि सीए की बात भी होगी। पूर्वांचल की सपा रैली से डरकर काले कानून वापस ले लिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं। अगर आपकी रैली में डराने का इतना मादा था तो 10 महीने क्यों सोए रहे? 10 महीने पहले ही रैली निकाल लेते अखिलेश यादव जी। आपको चुनाव दिखा तो रैली निकाली, और फैसला हो गया तो अपने लिए क्रेडिट ले लिया। यह किसानों की जीत है, बीजेपी की क्रूरता से विचलित नहीं हुए, यह ममता बनर्जी कह रही है। बंगाल में जो क्रूरता हुई उस पर कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन ठीक है, ये अपने हिसाब से बोलेंगे। यूपी पंजाब के चुनाव से डर से केंद्र सरकार ने कानून वापस लिए, ये शरद पवार कह रहे हैं। यह पहला मौका है जब विपक्ष को एकजुट आकर इस तरीके से घेरने का मौका मिला है नरेंद्र मोदी सरकार को, क्योंकि नरेंद्र मोदी फैसला लिए फिर हटते नहीं थे। एक बार वो भूमि अधिग्रहण में वापस हुए थे 2015 में, और अब 2021 में। कानून वापस करने से किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा, यह भी जान लीजिए। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा और सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बात करेगी। नरेश टिकैत जो इनके भाई हैं, वो कह रहे हैं किसान बारूद के ढेर पर बैठे हैं, आंदोलन से ही जिंदा रहेंगे, ये जिम्मेदारी सबको निभानी होगी, जमीन से मोहभंग करना सरकार की साजिश है, जाति मजहब छोड़कर किसानों को एक होना होगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, अभी एमएसपी पर कोई बात नहीं हुई है, शहीद किसानों को मुआवजे की बात नहीं की गई है, बैठक बुलाकर आगे का फैसला लेंगे संयुक्त किसान मोर्चा। वो क्या कह रहा है? किसान आंदोलन सभी कृषि उत्पादों के एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए भी है, किसानों की अहम मांग बाकी है, बिजली संशोधन बिल भी वापस लिया जाना बाकी। ये वैसे ही है कि जब ब्याह के वक्त एक लिस्ट आती है ना, और उस वक्त आप उस मांग को मान लेते हैं तो उसमें जुड़ता जाता है। ये अभी जुड़ता जाएगा, खत्म नहीं होना है। पहले इन लोगों को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। ये पार्लियामेंट में जाए, वहाँ से वापसी हो, उसके बाद में आगे की चीज बताएंगे, सरकार बैठ के बातचीत करे। सरकार बैठकर बातचीत। लेकिन इस पूरे आज जो इन्होंने अनाउंस किया है इस अच्छे दिन पर, गुरु नानक जयंती पर, इसे किस रूप में देख रहे हैं आप? इसे ये देख रहे हैं कि चलो सरकार ने शुरुआत करी है, एक बातचीत की और एक समाधान की शुरुआत हुई है आज से, ये आगे बढ़नी चाहिए। ये और आगे बढ़नी चाहिए, रुकेंगे या थमेंगे नहीं? नहीं, बढ़नी चाहिए ना बातचीत से, ये मामले और समाधान इसके हो। पार्लियामेंट में जाए, लीगली कानूनी गारंटीज पाए, एमएसपी लीगल कानून गारंटी का कानून बने, तो ये बहुत मसले हैं अभी। प्राइम मिनिस्टर से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतना एक लंबा वक्त आप लोगों का? जिस दिन उनको सुधर गए उसी दिन ठीक है, कम से कम सुधरे तो किसान उनके याद तो आया।
अभी तो कंपनी उनको याद थी, अब कम से कम किसान याद आया उनके। इलेक्शन के पहले से कैसे देख रहे हैं सर? हाँ, इलेक्शन के पहले देखेंगे, जब ये आ जाएंगे, कागज हाथ में आ जाएंगे, जब बताएंगे। ये 3 कानून वापस लेने की घोषणा की है, लेकिन अभी एमएसपी पे कोई बात नहीं हुई है, और जो किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं या जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजे तक की कोई बात अभी तक नहीं हुई है। तो इस सब पे आगे हम एक मीटिंग करेंगे, संयुक्त मोर्चा की मीटिंग बुलाएंगे आजकल में, और मीटिंग में अगला निर्णय लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते थे कि जो सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाइएगा। और आज खुद ही वहां पर उन्होंने सरेंडर कर दिया। यह लिस्ट लंबी होती गई और होती जाएगी और मुद्दों पर भी होगी, लेकिन इसी लिस्ट में एक कॉलम है कि एमएसपी पर गारंटी का कानून बन जाए। पहले नहीं थी इस लिस्ट में इस एमएसपी की गारंटी की बात, लेकिन यह जोड़ी गई। एमएसपी क्या है आपको पता है? फिर बताऊंगा कि एमएसपी पे गारंटी का कानून क्यों नामुमकिन है। अभी सुप्रीम कोर्ट के पैनल के सदस्य भी कह रहे थे ना कि एमएसपी मुमकिन नहीं है। क्यों कह रहे थे? एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है। एमएसपी की घोषणा सरकार निश्चित फसलों की बुआई की शुरुआत से पहले करती है, ताकि किसान को इस बात की गारंटी मिल सके कि देश में कितनी भी अधिक फसल की पैदावार हो, किसान को उसका एक निश्चित मूल्य तो मिलेगा। एमएसपी फिलहाल 23 फसलों पर मौजूद है। 6 रबी की फसल, 14 खरीफ की फसलें और 3 नकदी फसलें। कौन तय करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, यानी CAPC। यह शुरू कब हुई? 1965 में शुरू हुई। भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI ने इसे शुरू किया। एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन बनाया, APC, और गेहूं पर MSP तय की गई। क्यों तय की गई? उस वक्त देश में अन्न का संकट था। किसान को प्रेरित करने के लिए कि आपको फसल की कीमत मिलेगी, MSP तय की गई, ताकि लोग, किसान जो हैं वो फसल उगाएं और देश में अन्न का संकट खत्म हो। MSP कितनी होनी चाहिए? उत्पादन लागत से कम 50% ज्यादा मूल्य तय करना। लेकिन MSP पहली बार 1966 में गेहूं और धान के लिए तय हुई थी। तब सही था, क्योंकि देश में अनाज का संकट था, जो मैं अभी आपको बता रहा था। आज रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। आपको जो मैं बता रहा था, और अभी वो भी कह रहे थे हमारे गेस्ट, अनाज का उत्पादन देखिए कितना हो रहा है इस वक्त देश के अंदर, और फिर तय कीजिए क्या MSP पर कानून संभव है? 2019-20 इसमें 297 मिलियन टन यानी करीब 30 करोड़ टन यह अन्न का उत्पादन हुआ है। और 2020-21 में इसमें 308 मिलियन टन इतना उत्पादन हो रहा है। अब आप सोचिए कि इस सब को MSP पर सरकार खरीद ले तो सरकार बाकी चीजों पर कैसे खर्च करेगी? और आप कह रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर को आने मत दीजिए। MSP पर खरीद कैसे हुई? MSP पर खरीद देखिए कितना पैसा खर्च होता है, ये समझिए। बोलना आसान है, MSP पर खरीद। ये आपको 2019-20 का आंकड़ा दिखा रहा हूं। धान कितना खरीदा गया MSP पर? 1,40,000 करोड़ इतना का धान खरीदा गया। यह सिर्फ धान है, 1,40,000 करोड़। गेहूं कितने का खरीदा गया? 75,000 करोड़। ये दो फसलें अगर आप मिला दीजिए तो 2 लाख करोड़ से पार चला जाता है मामला। इसके बाद कपास 28,000 करोड़ यह खरीदा गया MSP पर। चना 10,000 करोड़। ये इस तरीके से फसलों की खरीद हुई है। अरहर 4,000 करोड़, मूंगफली 3,600 करोड़, सरसों 3,540 करोड़, मूंग दाल 987 करोड़।
और 2020-21 में कितना गेहूं खरीदा गया? 433 लाख मीट्रिक टन। और कीमत कितनी थी? 85,580 करोड़ रुपए का। यह तब खरीदा गया जब आंदोलन चल रहा था, जब यह भ्रम फैलाया जा रहा था कि एमएसपी खत्म कर दी जाएगी, तब एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद हो रही। धान कितना खरीदा गया? 869 लाख मीट्रिक टन। और कीमत कितनी थी? 1,64,000 करोड़। यानी इसमें भी ऊपर चला गया, इसमें भी ऊपर चला गया खरीद में। 23 फसलों में एमएसपी तय की जाती है। अगर सरकार 23 फसलों का कुल उत्पादन एमएसपी पर खरीद ले, 23 फसल, और अगर इसका कुल उत्पादन, एक आप एवरेज ले लीजिए, और ये सारा खरीद ले एमएसपी पर, एमएसपी पर खरीद हो जाए, तो आपको पता है कि कितना पैसा सरकार को खर्च करना पड़ेगा? 10,78,000 करोड़ रुपए। इतना पैसा सरकार को एमएसपी पर कानून बनाकर खरीद के लिए, और ये 23 फसल के लिए है। 23 फसल के लिए 10,78,000 करोड़ सरकार को खर्चने होंगे अगर एमएसपी पर कानून लाती। तो बाकी लोग कहेंगे कि हम मूर्ख बैठे हैं। जो अभी गेस्ट कह रहे थे कि हमारी फसलों को तुम नहीं जोड़ोगे, उन सब को जोड़ दीजिएगा तो ये कहां जाएगा आंकड़ा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और खरीद भी लिया, रखिएगा कहां? क्योंकि उस कानून में जिसको वापस करवा दिया गया, उसमें यह प्रावधान था कि आप स्टोर करके रख सकते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि प्राइवेट प्लेयर्स भी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएंगे और कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। बड़े बड़े गोदाम बनने शुरू भी हो गए थे उम्मीद में। अब खरीद लीजिए सारा एमएसपी पर कानून बनाकर, रखिएगा कहां? सड़ाइएगा। सड़ जाएगा तो पैसा किसका जाएगा? किसी और का, होनोलुलु के नागरिकों का नहीं जाएगा, हमारा आपका ही जाएगा। किसी उस किसान के बेटे का ही जाएगा जो किसानी छोड़कर कहीं जाकर आईटी कंपनी में काम कर रहा है और टैक्स भर रहा है, उसका पैसा भी जाएगा। देश को 41 लाख टन गेहूं, चावल के बफर स्टॉक की जरूरत है। और खरीद कितने कर रहे हैं? 110 लाख टन। मतलब आप सोचिए, इसका अंदाजा लगाइए कि देश को जरूरत क्या है। देश की जरूरत क्या है? देश की जरूरत है, और ये आपको गेहूं चावल का सिर्फ बता रहा हूं कि भाई खाना खाने के लिए जो जरूरी है गेहूं और चावल, और यही अभी अनिल जी बता रहे थे। 41 लाख टन, 41 लाख टन की जरूरत है गेहूं और चावल की, इसके बफर स्टॉक की। और हम खरीद कितना रहे हैं आज की तारीख में? और कितना खरीद रहे हैं? क्योंकि आप उगाते चले जा रहे हैं, उगाते चले जा रहे हैं। कितना खरीद रहे हैं? 110 लाख टन। आपको क्या लगता है ये 110 लाख टन क्या होगा? जब आपको जरूरत ही 41 लाख टन की है, 110 लाख टन खरीद लीजिएगा, कहां रखिएगा? सोचा है कभी? और किसान इसको क्यों नहीं छोड़ना चाहते? सबको गेहूं और चावल क्यों पैदा करना है? क्योंकि उस पर सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीद हो जाती है। पंजाब के अंदर धान की खेती करते 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 जो वाटर लेवल है पानी के जमीन के नीचे का, वो इतना नीचे चला गया है कि अगले कुछ साल में पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। लेकिन किसान इस साइकिल को तोड़ना नहीं क्यों चाहता? क्योंकि उसको लगता है उगाओ, एमएसपी पर खरीद हो जाती है। प्राइवेट प्लेयर्स आते, दूसरी फसलों में फायदा होता, इन कानूनों के जरिए खरीद होती तो वो भी अपना साइकिल चेंज करता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती तो वो भी अपना साइकिल चेंज करना चाहता। सब ध्वस्त हो गया। अब उगाइए जितना धान गेहूं उगाना है, पानी खत्म हो जाएगा, पीने के लिए पानी नहीं बचेगा, फिर एक और आंदोलन कीजिएगा, और फिर उस आंदोलन को लेकर कुछ लोगों का आंदोलन हो या बहुत कुछ का आंदोलन हो, कुछ हो जाएगा। अब आप सोचिए, अर्थशास्त्रियों के मुताबिक एमएसपी अगर 1% बढ़ता है, 1% एमएसपी बढ़ती है, तो महंगाई जो है 0.15% महंगाई बढ़ती है। यह ध्यान रखिएगा, यह अर्थशास्त्रियों का कहना है।
महंगाई बढ़ने से विकास दर पर भी असर पड़ता है। अगर एमएसपी पर खरीद में फायदा नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर पीछे हट जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में भारत का एग्री एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। WTO का नियम है कि भारत जैसे देश अनाज उत्पादन पर 10% से ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। किसानों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इस तरह की नीति ना हो तो किसानों के हित में है क्या, ना आम उपभोक्ता के हित में। अब इस पर चर्चा तो हो, लेकिन चर्चा ही नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों को सियासी फायदा दिखता है और आप चर्चा कीजिए तो आपको ही किसान विरोधी बता दिया जाता है। और इतना अहम फैसला नरेंद्र मोदी सरकार वापस ले लेगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। अब चलाइए जैसे देश चलाना है, किसी के लिए थोड़ी बदलता है। भाई मैं तो नौकरी करता हूं, मेरी तो सैलरी आ रही है। आत्महत्या तो किसान करता है ना, हमारा ही आपका किसान करता है ना, इसी देश का किसान करता है ना। पिछले कानून अच्छे होते तो कर रहा होता आत्महत्या क्या? हो गया वापस, चलाइए जैसे चलता था। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आ रहा हूं। और अब आपको दिखाते हैं देव दीपावली की शानदार तस्वीर। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के घाटों से लेकर हरिद्वार के घाट जगमगा गए। देवताओं की दिवाली कही जाने वाली देव दीपावली हर जगह पर, या जहां हरिद्वार में हर की पौड़ी और आसपास के घाटों की सीढ़ियां 11,000 दीपों की रोशनी से जगमगा रही, तो वहीं वाराणसी के घाट भी आज देव दीपावली के अवसर पर दीपों की रोशनी से नहा उठे। तो देव दीपावली की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन पटाखे जो हैं वो राजस्थान के मंत्रिमंडल में फूट रहे हैं। राजस्थान के 3 मंत्रियों ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र और इस्तीफा देने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने इस्तीफे की पेशकश की है, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की है और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने भी इस्तीफे की पेशकश कर दी है। तीनों मंत्रियों ने संगठन में काम करने की इच्छा जताई है। पीसीसी प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंच गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान से, 3 मंत्रियों ने पद से इस्तीफा देने की पेशकश भेज कर दी है। अब पाठशाला में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।